चलिए बच्चों, जितना अभी तक पढ़ा था उसके आगे प्रोसीड करते हैं। वी हैव चिल्ड्रन सर्टेन फंडामेंटल रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स। अब ये मैंने टाइम पास मटेरियल एक बना दिया है ताकि बच्चों को दुख ना हो कि भाई एडजस्टमेंट्स डायरेक्टली पढ़ने लग गए, कोई लॉजिक नहीं पढ़ा हमने। व्हाट इट क्लियर? तो थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल है, जितनी आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है इट कैन कंपासेस ऑल बेसिकली। बट अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई खास नुकसान नहीं होता, बट पढ़ लेंगे तो थोड़ा सप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। नो नीड टू राइट एनीथिंग। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। तो आप हेडिंग लिख लें अपनी कॉपी में, फंडामेंटल रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स। व्हाट्सएवर आई एम मार्किंग विद रेडिंग, सिर्फ आप उतना अपनी कॉपी में लिख लें बस। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ एडजस्टमेंट चेक करना पड़ेगा। नेचर कुड बी चिल्ड्रन एन एक्सपेंस, इट कुड बी एन इनकम, इट कुड बी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, और इट कुड बी एन असेट। अब सर और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा? भाई यही 5 और 4 बेसिक क्लासिफिकेशन हैं अकाउंटेंसी में, असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम। इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ा है चिल्ड्रन, तो जितना क्लासिफिकेशन उसके अंदर है, जब तक नए एनिमल्स ढूंढ नहीं लिए जाते हम उन्हीं में सबको क्लासिफाई कर देते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू चेक द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, और नेचर ऑफ एडजस्टमेंट इन्हीं 4 में से कोई एक हो सकता है। इट विल बी ईदर एन एक्सपेंस और इनकम और असेट और लाइबिलिटी। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 में से कोई एक हो सकता है, तो आई मीन टू से कि एक कॉम्बिनेशन, एक्सपेंस के साथ लाइबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपेंस के साथ लाइबिलिटी की जगह इनकम के साथ वो असेट भी हो सकता है। तो आपको कोई भी प्रैक्टिकली 2 चीजें नजर आएंगी किसी भी एडजस्टमेंट में, बिकॉज आपको कंप्लीट करना है डुअल एस्पेक्ट। तो जैसे अगर आपको याद हो कि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का जिक्र किया था, तो सैलरी आप जब तक पे नहीं कर देते इट इज आउटस्टैंडिंग। तो चारों में से किस कैटेगरी में आएगा? ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में। व्हाट इट क्लियर? और सैलरी किस कैटेगरी में आएगा चिल्ड्रन? एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो इट कुड बी अ कॉम्बो ऑफ एक्सपेंस और असेट, इट कुड बी अ कॉम्बो ऑफ एक्सपेंस और लाइबिलिटी, इट कुड बी अ कॉम्बो ऑफ इनकम और असेट, इट कुड बी अ कॉम्बो ऑफ इनकम और लाइबिलिटी। मतलब किसी भी एडजस्टमेंट में आपको इनमें से कोई 2 चीजें नजर आ जाएंगी। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एडजस्टमेंट में एक्सपेंस भी आ जाए और इनकम भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो एक्सपेंस के साथ असेट होगा या लाइबिलिटी, या इनकम के साथ असेट होगा या लाइबिलिटी। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिख सकते हैं, ई ए ओब्लिक ई एल ओब्लिक आई ए ओब्लिक आई एल। इट कुड बी एक्सपेंस विद असेट, एक्सपेंस विद लाइबिलिटी, और इट कुड बी इनकम विद असेट और इनकम विद लाइबिलिटी। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको नजर आएंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन बी पार्ट, अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इंक्रीज इज शोन बाय व्हाट मैथमेटिकल अप्रोच? एडिशन। समझ में आ गया? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो यू विल बी अकाउंटिंग इट वेयर? ट्रेडिंग अकाउंट। और बच्चों अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहां अकाउंट फॉर करेंगे? पीएल। इसी का ऑपोजिट कर देते हैं, अगर एक्सपेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है व्हाट मैथ्स विल बी अप्लाइंग? डिडक्ट करेंगे। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो विल बी पुटिंग इन ट्रेडिंग अकाउंट, और बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएल। और अगर एक्सपेंस का जिक्र करें तो नॉमिनल अकाउंट रूल सेज व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आप इसका जिक्र ट्रेडिंग या पीएल किसी में भी करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंगली साइड कौन सी होगी? हमेशा डेबिट साइड। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? पक्का? देन चिल्ड्रन, अगर इनकम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है व्हाट मैथ्स विल बी अप्लाइंग? ऐड। और अगर इनकम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो डिडक्ट कर देंगे। बीइंग एन इनकम एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, व्हिच साइड विल बी पुटिंग इट? क्रेडिट साइड। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, here have I written trading और PL? no, I have written only PL, but expense में मैंने दोनों यूज किए थे। लॉजिक आप सबको पता है, expenses are direct and indirect, incomes are also direct and indirect। बट एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट की बिल बहुत बड़ी थी और इनडायरेक्ट की तो और ही बड़ी थी, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर इनकम की बात करें तो डायरेक्ट इनकम में वी हैड ओनली वन, दैट इज सेल्स। बाकी सारी इनकम कौन सी होती थी? इनडायरेक्ट। इज दैट अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई जब हम इनकम की बात करते हैं तो हम सिर्फ पीएल को कंसिडरेशन में लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो झटपट इतना अपनी कॉपी में लिख लें आप। तो लेट्स मूव फर्दर टू दिस चिल्ड्रन। सिमिलरली, if the value of asset increases, what we used to do while preparing accounting equation children? ऐड करते थे, but here we'll be showing it on the asset side of balance sheet। अब ये सब चीजें कैसे होंगी? जब आप ये 40 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। Similarly बच्चों, if the value of asset decreases, what maths will be applying?
डिडक्ट, बट वेयर वील बी डिडक्टिंग इट? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी में क्यों डिडक्ट करेंगे भाई? असेट में चेंज आ रहा है तो असेट में डिडक्ट करेंगे ना। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसी को स्टिच लगेगा या दूसरों को लग जाएगा? नेक्स्ट चिल्ड्रन, सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्या करेंगे आप? ऐड। और कहां पे ऐड करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड इफ द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, व्हाट विल बी डूइंग? डिडक्ट। कहां पे डिडक्ट करेंगे? ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है? हर एडजस्टमेंट में चिल्ड्रन योर डुअल एस्पेक्ट शुड बी कंप्लीट। अगर डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट मींस आपने एडजस्टमेंट को ठीक से वेरीफाई या रिकॉर्ड नहीं किया है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो पर्पस इज to ensure that final accounts reveal true profit or loss and true financial position. तो सारी कहानी लोगों को एडजस्टमेंट्स की समझ में आ गई है, व्हाई वी नीड टू डू देम। चलिए, तो अब एक एक करके इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। झटपट चिल्ड्रन लिख डालिए, झटपट। मैं इसको फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ। ऐड होगा या डिडक्ट होगा? वेयर विल बी डूइंग इट? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। Similarly, liability increases or decreases, we'll add or deduct. Where, children? On the liability side of balance sheet. Update in your copies quickly. So let's have a reading कि भाई आपको कितने adjustments पढ़ने हैं। First and foremost it is closing stock. ये तो सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट की असेट साइड में। बट अगेन यहाँ पे दो बातें आपको बताई जाएंगी। एनीथिंग विच अपीयर्स आउटसाइड द trial balance is acting as an adjustment, but many a times we'll be having adjustments जो trial balance के बाहर नहीं होंगे, rather it will be inside the trial balance. और कभी कभी ऐसा भी होगा कि adjustments वाली चीजें आपको adjustments की तरह ट्रीट नहीं करनी है। सर कहने का मतलब, as I said children, आपको क्या ध्यान में रखना है? what should be complete? dual aspect, मतलब every adjustment will be recorded at two places, will be recorded at टू प्लेसेस। बट मेनी अ टाइम्स आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगे जो ट्रायल बैलेंस के एक तो बाहर नहीं होंगे, कहां पे होंगे? अंदर। एंड इट वोंट बी अपीयरिंग एट टू प्लेसेस, रादर इट विल बी अपीयरिंग एट वन प्लेस ओनली। अब ऐसा क्यों है? जब एक एक करके आप सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तो वील अंडरस्टैंड देम बेटर। समझ में आ गई बात? चलिए, तो वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, received in advance, depreciation, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount, manager's commission, interest on capital, provision for discount allowed, provision for discount received. इतने adjustments by default children are covered in the listed CBSE syllabus. Got it clear? But अगर आप इसके अलावा बाकी नहीं पढ़ेंगे तो 12th क्लास का सिलेबस आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। प्लस आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आगे के एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं, बट एडजस्टमेंट्स की जो लिस्टिंग है सिलेबस में, उसमें बस इतने ही लिखे हैं। बट एग्जाम लेवल पे आपसे सब कुछ पूछा जाता है। Thereafter we have hidden adjustments, goods distributed as free sample, personal purpose, abnormal loss, goods in transit, capital expenditure को revenue और revenue expenditure को capital। मशीन खरीदी और उसको expense मान लिया, वेजेस पे किया मशीन के इंस्टॉलेशन पे, गलती से उसको हमने जोड़ना तो था असेट में, बट असेट में नहीं जोड़ा, तो दीज आर द मिस्टेक्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स का सेट ऑफ, बैड डेट्स की रिकवरी, परचेज सेल रिकॉर्ड करना भूल गए थे, बिल रिसीवेबल पेबल डिसऑनर हो चुका है, कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट बी पेड, एक्सपेंस स्टॉक, इनकम टैक्स का पेमेंट, असेट्स जो पर्सनली यूज की उसका डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होगा, पर्सनल असेट्स घर से ऑफिस ले आए, गुड्स बेचे गए थे रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पे, कस्टमर को गुड्स दिए, अगर बिक जाएंगे तो हम मान लेंगे कि उसने भी हमसे खरीद लिए, मतलब वो आगे किसी को बेच ले, और अगर वो नहीं बेच पाया तो वील अज्यूम कि हमारे गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे। इसके ऊपर आपको सीए फाउंडेशन में पूरा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, प्रीपेड एक्सपेंस का कंप्यूटेशन, ये अभी हमने अपने एग्जाम्पल में किया हुआ था। असेट को घर ले गए, एम्प्लॉइज को बोनस दिया, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया, असेट को एक्सचेंज किया बाय सेटलमेंट ऑफ, सॉरी, लायबिलिटी को सेटल किया बाय एक्सचेंज ऑफ असेट। क्लास 12th में पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर बनेगा चिल्ड्रन। तो अगर आप 11th क्लास में इसको नहीं पढ़ते तो 12th क्लास में 4 नंबर का सिलेबस छोड़ने को तैयार नहीं है। Thereafter we have further bad debts and single sided adjustment। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट चिल्ड्रन है कुछ नहीं, ये रेक्टिफिकेशन ही है। रेक्टिफिकेशन में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, but rectification was done by doing journal entries, but here adjustments are accounted by
adding or subtracting either in trading account or in profit and loss account or in balance sheet on the asset or liability side. तो रेक्टिफिकेशन ही फिर से आपको पढ़ना है, बट डेबिट क्रेडिट करके नहीं पढ़ना. कैसे पढ़ना है? प्लस और माइनस. तो अभी तक इंग्लिश मेडिसिन खा रहे थे, अब आपका होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज होने वाला है. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो अभी तक क्या किया? रेक्टिफिकेशन में जुकाम लगा था तो मम्मी ने 50 रुपए दिए और बोला 2 चम्मच टोरेक्स खा लो, मतलब पी लो. अब दादी माँ कह रही कि हल्दी वाला दूध ले लो और शहद काली मिर्च चाट जाओ थोड़ी सी, तो जुकाम लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो जाएगा. समझ में आ गई बातें? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने पहले एडजस्टमेंट से, टाइटल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू अस वेयर चिल्ड्रन? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इनसाइड द ट्रायल बैलेंस? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. क्लियर? हाउ डू वी पुट इट इन फाइनल अकाउंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड पे लिखा करते थे? क्रेडिट साइड पे. आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन. और क्यों लिखते थे ये बात सबको पता है. टू अप्लाई मैचिंग कॉन्सेप्ट. अगर कुछ बच्चे इस बात को भूल चुके हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लिखा जाता है, तो आप फिर से एक बार फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स का वीडियो देख सकते हैं. मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं. मान लीजिए लास्ट ईयर आपके पास बच्चों 20,000 रुपीज के गुड्स बच गए थे, तो लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज करंट ईयर्स व्हाट? ओपनिंग स्टॉक. करंट ईयर में आपने चिल्ड्रन 4,10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे, जिसमें से 10,000 के तो वापस कर दिए. और गुड्स फ्री में तो आएंगे नहीं, हनुमान जी तो उनको उड़ा के लेके आएंगे नहीं. आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा. लेट अस से वी स्पेंड 70,000 रुपीज. सो चिल्ड्रन व्हाट इज 4,10,000 माइनस 10,000? 4 lakh plus 20 is what? 420 plus 70 is what? 4,90,000 को हम एक नाम से जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. इतने रुपए का सामान बिकने के लिए हमारे पास है. इसमें से कितने का सामान आप नहीं बेच पाए? द आंसर इज 65,000. तो 490 में 65,000 का तो सामान नहीं बिक पाया. कितने रुपए का सामान आपने बेच दिया होगा चिल्ड्रन? 4,25,000. इसे आप बोलेंगे व्हाट बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. एंड इट इज सोल्ड एट ₹5 लाख चिल्ड्रन. तो 4,25,000 का सामान अगर 5 लाख में बिक गया, व्हाट साउंड्स टू बी योर ग्रॉस प्रॉफिट चिल्ड्रन? 75,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? चलिए मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा. जो काम आपने किया वही मैं भी करने जा रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक, नो नीड टू राइट एनीथिंग एनीवेयर चिल्ड्रन. कितना था मेरे एग्जांपल में? 20,000. वेरी गुड. परचेज लेस परचेज रिटर्न की वैल्यू कितनी थी चिल्ड्रन? 4 लाख. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस? 70,000. डेबिट टोटल आपको कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 490. And if I write here buy sales 5 lakh rupees and I do not, I repeat children, I do not put closing stock here children, तो कितना आपको क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस नजर आ रहा है? 10,000 रुपी इज द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. क्या बच्चों सही में 10 आपका प्रॉफिट है? नो. क्यों नहीं है? आउट ऑफ 490 65 का तो सामान बिका ही नहीं है, बच गया है. कितने रुपए का सामान आप बेच पाए चिल्ड्रन? 425 का 5 लाख में बिका है. आई रिपीट चिल्ड्रन, 425 का 5 लाख में. कैन आई से कि 490 का सामान 5 लाख में बिक गया? नो, नॉट एट ऑल. जो 425 का था दैट इज बीइंग सोल्ड एट 5 लाख रुपीज एंड नॉट 490 वाला एट 5 लाख. बट यहां पे देखने से क्या लग रहा है? 490 के गुड्स हैव बीन सोल्ड एट व्हाट प्राइस? क्या ये सही स्टोरी है? नो. कैसे इस 490 को आप 425 में कन्वर्ट करेंगे? बाय डिडक्टिंग और बाय एडिंग? बाय डिडक्टिंग. मैथ्स पढ़ रहे हैं कि अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो भाई अकाउंटेंसी में प्लस माइनस तो कम चलता है, डेबिट क्रेडिट ज्यादा चलता है. 490 इज अपियरिंग ऑन विच साइड चिल्ड्रन? डेबिट साइड. इसको रिड्यूस करना है तो वैल्यू किधर को लिखनी पड़ेगी? क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड पे आप जब 65 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन your 490 will get reduced and will result into what?
425 के गुड्स 5 लाख में बिक गए, व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट चिल्ड्रन? 75 75,000. People understood the need why we used to put closing stock in trading account? Because अगर closing stock को trading account में नहीं लिखेंगे तो correct cost of goods sold determine नहीं होगा. और 90% idiots ये बोलते हैं because to know correct gross profit we write closing stock on the credit side of trading account. एकदम गलत है. Cause is matching principle, consequence is to get correct profit. तो मैं पूछ रहा हूं why do we write closing stock? I repeat, why do we write? तो आंसर है to get correct cost of goods sold. और थोड़ा सा ब्रॉड आंसर दे दें, थोड़ी सो कॉल्ड हाई फाई लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लें तो बोले एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल. समझ में आ गया? और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट. खाना क्यों खाते हैं? सर घर में बना था ना इसलिए खा लिए, नहीं तो बाहर फेंकना पड़ता मम्मी को. अरे भूख लगी थी इसलिए खाना खाते हैं. समझ में आ गया? इसलिए मम्मी बनाती है खाना. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो ये जो स्टॉक बच्चों बच गया है, क्या ये पड़ोसी का स्टॉक है? नो, इट इज आर बिलोंगिंग. अंग्रेजी का बिलोंगिंग इन अकाउंटेंसी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एसेट है. तो भाई कहां पे शो करेंगे आप इसको? बैलेंस शीट की एसेट साइड में. समझ में आ गया? तो जब आपको वर्कबुक मिल जाएगी आप वर्कबुक में लिख सकते हैं, बट अभी जब तक अवेलेबल नहीं है आप इसको कॉपी कर लीजिए तो चीजें फिर से रिवाइव हो जाएंगी. इसीलिए मैंने बोला था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आपने वहां पे मजाक किया है तो आपकी जिंदगी मजाक बन जाएगी. बहुत जरूरी है विदाउट एडजस्टमेंट्स पढ़ना. अंडरस्टूड दिस? झटपट कॉपी कर लें बच्चों, झटपट. Yes, sir. अब आता है ब्रह्मास्त्र. Many a times children, closing stock doesn't appear outside, rather it will appear inside. तो क्या करेंगे? Then it won't be posted at two places. Why? कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा. अगर चीजें बच्चों ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं तो उसका सोर्स क्या है? फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस? द आंसर इज लेजर. एंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग इनटू द लेजर चिल्ड्रन? जर्नल. वेरी गुड. नाउ इफ वी हैव प्रिपेयर्ड जर्नल, लेजर, डेफिनेटली वी मस्ट हैव कंप्लीटेड डुअल एस्पेक्ट. तो अब क्या फिर से दो जगह लिखने की जरूरत है? नो. तो अगेन अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे आता है बच्चों, इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे. एक तो भाई ट्रायल बैलेंस वाला पुराना नोट्स चेक करना पड़ेगा. जिनके पास नोट्स नहीं है वो ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो देख सकते हैं. देयर इट वाज टॉट कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा. याद आ गया? तो दो कंडीशंस होती हैं, व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन चिल्ड्रन और व्हेन adjusted purchases is given. Closing stock won't appear outside, rather it will appear inside. ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. When closing stock was appearing outside children, हमने ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड पे लिखा? क्रेडिट साइड पे. क्यों लिखा था? Just to get cost of goods available for sale से correct amount of what children? Cost of goods sold. ताकि COGAS से COGS पता लग जाए, इसलिए क्रेडिट किया. बट जब बच्चों आपको ऑलरेडी COGS पता है तो आपको क्या फिर से उसको निकालने की जरूरत है? नॉट एट ऑल. तो याद रखना है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग आउटसाइड वी विल प्लेस इट एट टू प्लेसेस, ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड. बट व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन टू अस, ऑटोमेटिकली ये जो आपको 490 नजर आ रहा है चिल्ड्रन, फिर ये 490 नहीं नजर आएगा, ये कितना नजर आएगा? 425. क्या फिर से रिड्यूस करने की जरूरत है बच्चों? नॉट एट ऑल. In that case, closing stock will appear only in balance sheet. Is that clear? तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है. बच्चे तोते की तरह रट लेते हैं, एडजस्टमेंट आया धड़ाम से दो जगह लिख दो. ये देखते ही नहीं कि वो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, देन ओनली इट इज एन एडजस्टमेंट. बट अगर अंदर दिया है तो वो एडजस्टमेंट नहीं है. इफ शुगर क्यूब इज सर्व्ड विद टी, इसका मतलब चाय बिना चीनी की बनी है. और अगर शुगर क्यूब सर्व्ड नहीं है तो मतलब क्या है? या तो सारे डायबिटीज हैं या तो शुगर ऑलरेडी एडेड है. पड़ा तो इंसान रहता है जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. 99 का 100% बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है. वो जब भी क्लोजिंग स्टॉक को देखता है, समझ में आ गया, वो दो बातें समझता है कि भाई एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखना है और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में करना है ये काम. बट तब करना है जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है. व्हेन इट इज गिवन इनसाइड, वन एस्पेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट वाला इज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कंप्लीट है. आपको उसको फिर से अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक और एस्पेक्ट लिखना है.
तो बीइंग अ बिलोंगिंग इट विल अपीयर ओनली ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो हर एडजस्टमेंट में ये दो बातें मैं आपको सिखाऊंगा। बाहर है तो इट इज एन एडजस्टमेंट, विल बी अपीयरिंग एट 2 प्लेसेस। अंदर है तो इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, फिर आप उसको 5 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। कौन सी 5 चीजें? एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। नहीं समझ में आई बात? तो जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज हो, 5 के अलावा छठा क्लासिफिकेशन नहीं है। व्हेन इट इज गिवन आउटसाइड डेफिनेटली इट विल एक्ट लाइक एन एडजस्टमेंट। खोपड़े में इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो लायक बच्चे हैं वो लाइक कर देंगे, जो नालायक हैं वो कमेंट कर देंगे।